से आके नहीं, तुम लोग मेरे से फाउंडेशन में भी तो पढ़ेगा। हाँ यार और नहीं नहीं मैं और उसके बाद में इंटर, इंटर से फिर फाइनल। ये मेरा ऐसा पहला बैच है ज्ञान सागर क्लासेस में जो कंटिन्यू मेरे साथ चल रहा है, पहला। और सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे बैचेस की बुराई कर रहा हूँ या मैं तुम्हारी बढ़ाइयाँ कर रहा हूँ। ऐसा बैच नहीं मिला तुम्हारे वाले बैच जैसे। कौन सा नंबर था? 200, 193 वो उधर नहीं, वो कई बैचेस मल्टीपल में थे ना, वो फाउंडेशन वाली क्लासेस है ना। हाँ, तुम लोग ऊपर बैठते थे शायद, तुम्हारी क्लास नीचे होती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसे ऐसे बैचेस थे वो। मतलब वो सारे बैचेस अच्छे थे उस समय के फाउंडेशन वाले वो। फिर जो इंटर में बना था ना अपना बैच, 216 वाला वो बैच, जो भी था वो बैच, मतलब मज़ा, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो ये दो ही जगह मिला बस। बाकी बाकी ठीक है, ओके। ये ऐसा नहीं है तुम्हारे को पहली क्लास में चढ़ा रहा हूँ, तुम वो नए तो हो नहीं तो तुम्हारे चढ़ाऊँ। तुम तो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तुम्हें तो राइट ऑफर देना है केवल, इसीलिए। चलो, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ऑनलाइन पे कौन बालक है? प्रकाश। प्रकाश। हाँ, प्रकाश। मैं फेस नाम याद नहीं आ रहा मेरे का। पतला सा गोरा सा, पीछे बैठता था उधर उस वाले रूम में, राइट। हाँ, मैंने कहा ना, देखो जो बैच है ना, क्या होता है दिल के करीब होता है ना, उसको तो सब पता रहता है मेरे को, उसके एक एक बंदे का। जो नहीं होता ना, मैं फिर हेलो नहीं करता, मैं और स्पीड में निकाल लेता हूँ गाड़ी, इसीलिए। क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ, और बाकी लोगों का रिजल्ट क्या है पहले मुझे ये बताओ। एलविन का मुझे पता लग गया था रिजल्ट, और मेरे को और किसका पता लगा था, और किसका पता लगा था, और भी एक आध दो लोगों का पता लगा था। बाकी मेरे को किसी का बैच का पता ही नहीं लगा रिजल्ट का, कौन क्या हुआ। प्रखर का भी मुझे पता लग गया था, उसका भी मेरे पास में आया था मैसेज। और है ना, और किसका पता लगा था मुझे, और किसका पता लगा, दो चार जनों का ही पता लगा था, बाकी पता नहीं लग पाया था मुझे। तो अपने बैच में से और कौन, कितने पास हुए कितने, ये बताओ। नहीं तो अच्छे खासे हुए तो। ऑलमोस्टली। डबल ग्रुप में वोट लग गई। लॉ में कितना नंबर है? मैं तो कह ही रहा था। मैं तो बर्थडे जिस दिन इंटर का पहला लेक्चर मैंने तुम्हारा लिया होगा, उस दिन मैंने तुम्हारे को आते बोल दी थी ये बात, फाउंडेशन के जैसे लॉ को मत पढ़ना। और अभी आज भी वही बोलूंगा, इंटर की जैसी लॉ को मत पढ़ना या फाइनल में, मैं अभी बोलूंगा ये बात, देख लेना आज ही। है, वो तो पता नहीं उन्होंने कहा, वो यहाँ इसमें है, फाइनल की कंपनी लॉ में है वो वहां से उठा के उन्होंने वहां डाल दिया। वो तो खैर मिस्टेक हुई है इंस्टीट्यूट से, ब्लंडर मिस्टेक थी वो तो। और ठीक है, खैर उसका तो जो भी करा होगा इंस्टीट्यूट ने, मार्किंग वार्किंग अपने हिसाब से वो करी होगी। खैर, चलो जी, अब कोई बात नहीं। अब घूमते फिरते आ ही गए आखिर हम। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसा इंटर में हुआ है वैसा ही होगा। अरे मालिक, अपन कोई प्रभु नहीं है। देखो, लेट द बॉस डिसाइड क्या होता है। जो अभी फिलहाल दिया है ऑर्डर शीट में, फिलहाल वो करा लूँ, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये तो मैम से भी तो पढ़ ही चुके तुम, क्या दिक्कत है, देखेंगे बाद में। चलो, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपन अपना मॉड्यूल का दर्शन कर लेते हैं आज, ठीक है, जो मेन काम की चीज़ है। अरे, ये तो बोर्ड ही खराब कर दी। नेट शिवम सर की क्लास में भी नहीं चला था, तो इधर नेट कैसे चल रहा है भाई? ऑनलाइन दो स्टूडेंट कौन है ऑनलाइन में? रिमझिम आवाज़ आ रही है? रितेश आवाज़ आ रही है क्या? रिमझिम रितेश आवाज़ आ रही है क्या बेटा? वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर? एक बार लॉगिन करना कनक। इधर कैसे चल रहा है नेट यार? कोई बात नहीं। हेलो।
हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आई ना वो, थोड़ा सा पॉज लेके आएगी, कोई बात नहीं, लॉगआउट कर दो आप। तुम लोग है ना, माना लाडले हो, लेकिन है ना, अब फाइनल में हो ये भी ध्यान रखना। मैं 1 मिनट मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मॉड्यूल दिखाना पड़ेगा, और मैं नोट्स भी वैसे भी मेल पे पड़े हुए हैं सारे। ये वाला किसका है भाई? एक बार पासवर्ड बताना यार। और ये वाला? ठीक है, सुनो। ये स्टडी मटेरियल, भाई तू बंद मत करना, अभी देख थोड़ी देर, कहीं पीछे से बंद नहीं कर दे। ठीक है, फाइनल स्टडी मटेरियल, ग्रुप 3, और पहला पेपर प्रतीक सर का। ठीक है, जैसे इंटर में था ना पहला पेपर लॉ का, ऐसे ये पहला पेपर इधर भी। ठीक है पल्लवी जी, चलो देखो, अब इसमें अपने को है ना, एक बार अपन सारा सिलेबस देख लें एक बार कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। अब देखो, जो अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा वो उसका कुछ रिपीटेशन तो आपने इंटर में पढ़ लिया, फाउंडेशन वाली लॉ का, है ना। फिर आपने इंटर में कुछ नए टॉपिक भी पढ़े, 60-70% नया भी पढ़ा। पर अब जब अपन फाइनल की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनल में एवरीथिंग इज न्यू, कुछ भी पुराना रिपीटेशन में नहीं है, 1 रुपए का भी टॉपिक पुराना रिपीटेशन में नहीं है, 1% भी। समझ गया? बीच किसी चैप्टर के किसी टॉपिक के अंदर कोई रेफरेंस हो सकता है जो इंटर की किसी लॉ के किसी चैप्टर का आ जाए, वो एक बात अलग है, उसकी मैं नहीं कहूंगा आपको। लेकिन पूरा आप जब टॉपिक की बात करोगे ना, तो अभी आप देख लो, आप एक भी टॉपिक आपका पढ़ा हुआ नहीं है। क्या आपने कहीं कोई फाउंडेशन में सुना उस चैप्टर का नाम? क्या आपने कहीं कोई इंटर में सुना? नो वेयर। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें है क्या फंडामेंटल, फिर अपन आगे चलते हैं और पेपर की स्ट्रेटेजी को क्या रखना है। देखो, इसमें सबसे पहले यदि आप देखो, तो देखो सबसे पहले तो आ रहा है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कितने नंबर को कवर कर रहा है? 40 को। इंटर में भी 40 कवर कर रहा था, लेकिन ये कंपनीज एक्ट इंटर वाला नहीं है। बोले सर मतलब, बताता हूँ, आगे आते हैं अपन इसमें एक बार, क्या है फिर कंपनीज एक्ट में, एक बार वो देख लेते हैं। देखो, ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है, अब आप देखो कंपनीज एक्ट में ये चैप्टर दिए हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, ये सारे चैप्टर देखो। आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ? इंट्रोडक्शन को छोड़ दो, फॉर्मेशन कन्वर्जन को छोड़ दो, आप एक कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट लोन नहीं पढ़ा, ये सेपरेट सेक्शन है, 186 187 को कवर करेगा। डिविडेंड जाओगे 100, 100, 123, 124, 125, 3 सेक्शन को कवर करेगा। उसके बाद में जाओगे ऑडिटर अकाउंट्स वाला, ये कवर करेगा 148 तक को। फिर आप जाओगे बीओडी और केएमपी पे, ये अलग 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 टॉपिक जो बोर्ड और केएमपीज हैं उनको कवर अप करेगा, ये अकेला चैप्टर। फिर ये मीटिंग और मीटिंग के प्रोसीजर, फिर इसके बाद इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये भी पूरा सेपरेट अलग पढ़ा ही नहीं, एडवांस लेवल का चैप्टर है। ये एडवांस लेवल का चैप्टर है, ये एडवांस लेवल का चैप्टर है। ये आपने एक चैप्टर एक टॉपिक नहीं पढ़ रखा। इंटर की कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, समझ गया मेरी बात? ये पूरा का पूरा 40 नंबर आपके लिए नया है, कंप्लीट। नाम कंपनी लॉ है, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर जो और एडवांस की चीजें हैं ना इंटर के सिलेबस से आगे की, वो अपने को पढ़ाई जा रही है फाइनल के अंदर। क्लियर ये वाली बात? अच्छा, फिर आओ आप इसके आगे। फिर आगे आपको दिया, अच्छा अपन पहले ऊपर चलते हैं वापस से। 40 नंबर के बाद में अब अपन लें 10 नंबर और पकड़े। देखो,
अब 10 नंबर आपका कवरेज किस चीज का हो रहा है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईबीसी। ये जो कोड है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दो रिलेटेड है कंपनीज एक्ट से, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से इंस्टीट्यूट 10 नंबर उसके अलग दे रहा है, 40 में नहीं कर रहा। वरना हमारे लिए सिलेबस बढ़ जाता, नंबर तो 40 ही आते। लेकिन अब हम देखें ना, तो हमारा कंपनीज एक्ट का मतलब कंपनी लॉ का जो सिलेबस हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो 50 नंबर का हो गया। 40 का प्योर कंपनीज एक्ट है और 10 नंबर का आईबीसी का टॉपिक है। आईबीसी के टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे? कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है, तो उस समय पे प्रोसीजर क्या होते हैं, उस समय पे प्रोविजन क्या होते हैं। 2016 से पहले क्या होता था? 2016 से पहले आईबीसी के सारे जितने प्रोविजन होते थे ना, वो मेन कंपनीज एक्ट में होते थे, तो आपको सेपरेटली आईबीसी के प्रोविजन नहीं पढ़ने होते थे। परंतु 2016 में वाइंडिंग अप वाले जो प्रोविजन है, इंसॉल्वेंसी वाले प्रोविजन है, बैंक्रप्सी वाले जो प्रोविजन है कंपनी के, ध्यान रखना इंडिविजुअल की नहीं बात कर रहा हूं, कंपनी के, वो सारे इन्होंने अलग कर दिए। और उसके लिए इन्होंने क्या करा? उसके लिए इन्होंने एक अलग से कोड बना दिया, जिस कोड का आपने नाम क्या दिया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। समझ गया मेरी बात? आप 2016 से पहले का कंपनीज एक्ट उठा के देखोगे ना, तो आपको इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन उसी कंपनीज एक्ट में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन 2016 के बाद उठा के देखोगे ना कंपनीज एक्ट, तो आपको प्रोविजन नहीं मिलेंगे। आपको प्रोविजन कहां पे मिलेंगे? आईबीसी के अंदर। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा जी। उसके बाद में ये चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा, कंफर्म्ड है। और ये चैप्टर कवर करेगा 10 नंबर। एथिक्स पढ़ी थी दोनों बार फाउंडेशन इंटर में। ऐसा सही इसका कोई चाचा का बेटा है ये चैप्टर, समझने का कुछ नहीं है इसमें। अच्छा दूसरी बात, इसमें चैप्टर का नाम तो दे दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअल नहीं बता के उसका इतिहास बताया है पूरा, जो हमारे कोई काम का नहीं है। हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बोले ना, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वंस अपॉन ए टाइम आया था वर्ल्ड में, तब क्या हुआ था। मतलब हुमायूं, बाबर, अकबर के जमाने की, छत्रपति महाराज शिवाजी के जमाने की बातें बताएगा इसमें। तो नंबर तो 10 देगा, लेकिन समझने जैसा कुछ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने इसमें, एक बार हेडिंग समझ लिया आपने इसमें, काम खत्म, गेम ओवर, आप चैप्टर को लिख लोगे। समझ गए? तो इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको सबसे लास्ट में कोर्स कंप्लीट करके, इनिशियल नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा काम के चैप्टर जो है। चलो जी, अब आओ उसके बाद में आप इस पे मेरे को पढ़ाना है ये पूरा, ठीक है। मेरे को ये पूरा पढ़ाने का मतलब हो गया आपके 40 नंबर लगभग, नहीं 40 नंबर क्यों, हाँ 40 नंबर लगभग आपके कवर अप हो जाएंगे इधर। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो इस 40 नंबर में कवर अप क्या होगा। सबसे पहले आएगा सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन में जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना मार्केट में, बीएसई और एनएसई में जो लिस्टेड कंपनी होती है, उन कंपनीज के ऊपर क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, वो अपने को पढ़ने सेबी एक्ट के अंदर। वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमारे को कवर अप करेगा 10 नंबर को। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। उसके बाद में आओगे आप कंपटीशन एक्ट पे। कंपटीशन एक्ट में क्या बताएगा? एमआरटीपी एक्ट का नाम सुना है कभी तुमने बुक्स में, वो पढ़ते हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ते हुए? एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, नहीं सुना? छोड़ो। पहले क्या होता था कि जब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो पुराना वाला था ना 1986 वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी तो नया वाला आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पुराना वाला जब चलता था ना, तो उसमें केवल क्या था कि उसमें केवल कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाता था। जो मार्केटर होते थे, मार्केटर मतलब बिजनेसमैन जो होते थे, जो व्यापारी होता था, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं था। अच्छा दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। कौन करता था? जो बिजनेसमैन होता था वो। उस समय एमआरटीपी एक्ट प्रोटेक्ट करता था किसको? जो बिजनेसमैन होते थे उनको। तो एमआरटीपी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये दोनों अलग अलग लॉ होते थे इंडिया के अंदर। और दोनों लॉज क्या करते थे कि अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते थे। एमआरटीपी एक्ट प्रोटेक्शन देता था व्यापारी को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्ट करता था कंज्यूमर को। तो दोनों एक्ट क्या होते थे? आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते थे। जब कोर्ट में जाता था मैटर, तब कंज्यूमर कोर्ट में पढ़ते ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, वहां पे जब मैटर जाता था ना, तो व्यापारी क्या करता था? व्यापारी एमआरटीपी एक्ट का डिफेंस लेता था, और कंज्यूमर किसका डिफेंस लेता था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो अल्टीमेटली क्या होता था? गड़बड़ हो जाता था, तो फैसला कभी भी सही नहीं आता था।
तो इन्होंने क्या करा, सरकार ने 2002 में एमआरटीपी एक्ट को खत्म कर दिया और ये बोला कि हम उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं कंपटीशन एक्ट, लॉ ऑफ कंपटीशन, नाम बदला उसका। और उसमें इन्होंने क्या करा है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी दो चीजें करी। पहला, इन्होंने बिजनेसमैन को भी प्रोटेक्ट कर दिया और एज वेल एज कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर दिया एक ही एक्ट में। इन्होंने कहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग है, बोले उसकी लड़ाई अलग लड़ो, लेकिन यदि कभी व्यापारी फंस गया तो व्यापारी और कंज्यूमर का जो झगड़ा कंज्यूमर कोर्ट निपटाती थी ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम एमआरटीपी एक्ट की जगह पे कंपटीशन एक्ट में उसका केस फाइल करेंगे। तो ताकि क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो कॉन्ट्राडिक्शन आता था ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, मैंने क्या बोला? तो वो चैप्टर अपने को, वो थीम अपने को पढ़नी है इस कंपटीशन एक्ट के अंदर, राइट। इसमें मैं तुम्हारे को बताऊंगा जब पढ़ूंगा तब, जियो वाला केस। जियो का जो सबसे पहले प्राइम आया था ना, सॉरी प्राइम नहीं, फ्री वाला प्लान आया था ना, जब दुनिया पेड़ों के नीचे बैठ गई थी और खंभों के नीचे बैठ गई थी, उस समय से कहानी सुनाऊंगा तुम्हारे को। फिर बताऊंगा जियो का 99 का रिचार्ज क्यों आया था, वो कंपटीशन एक्ट में समझाऊंगा तुम्हें। वो क्यों लाया था जियो 99 का, या 90 का कुछ आया था ना सबसे पहला प्राइम रिचार्ज, कुछ आया था। नहीं नहीं, 99 का कुछ आया था, प्राइम मेंबरशिप लेते थे अपन उसमें, ऐसा कुछ होता था। मुझे जो है वो, छोड़ो ना कितने का भी हो, 199 का 99 का, अपने को क्या मतलब। वो सबसे पहले कुछ भी आया था अमाउंट उसका, तो वो क्यों आया ना वो बताऊंगा, वो फ्री वाला खत्म क्यों हुआ था। फिर आओ अगले चैप्टर में, ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है फेमा। फेमा क्या है साहब, हिंदुस्तान से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भी हमारा व्यापार चलता है। हमारी इंडियन कंपनीज की कुछ सब्सिडरी कंपनी या उनकी एसोसिएट कंपनीज वहां पे हैं फॉरेन कंट्रीज में, या फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो बिजनेस लगातार चलता है। दूसरी बात, अपन भी ट्रैवल करके जाते हैं विदेशों में, ये विदेश वाले अंग्रेज भी इधर आ जाते हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं पढ़ने, वहाँ वाले स्टूडेंट यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ के कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड्स हैं, कॉस्ट हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे पीपल गो देयर फॉर देयर जॉब, और उधर वाले भी इधर आते हैं, ये होता है एक्सचेंज। तो साहब वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने साथ में रोकड़ा लेके जाते हो, कौन सा वाला, फॉरेन करेंसी। वहाँ रुपीज़ तो तुम्हारा कचरा है, कोई काम की वैल्यू नहीं है रुपी की। और जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो डॉलर लेकर आते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं रुपये में। तो आरबीआई की नज़र होती है उस पर, क्योंकि हो सकता है कि तुम ब्लैक मनी ले आओ। समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है कि तुम हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो और बिना टैक्स दिए चले गए विदेश में। समझ गए आप मेरी बात? या विदेश से पैसा कमा के आए और वहां बिना टैक्स दिए यहाँ आ गए। तो ये सारे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना फॉरेन एक्सचेंज से, वो हमको पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर में। चाहे वो आपके ट्रेडिंग को लेकर हो, चाहे वो आपके सर्विस प्रोवाइडर को लेकर हो, चाहे वो आपके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग और टूरिज्म को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। यदि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात अपन कर रहे होंगे तो वो अपन जाएंगे इस वाले चैप्टर में। कुछ एक ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आएगा, काला धन जिसको बोलते हैं, हवाले का पैसा, उसका भी कॉन्सेप्ट अपन इसमें पढ़ेंगे। और इसी से एक जो थोड़ा थोड़ा जो रिलेटेड चैप्टर आएगा, वो चैप्टर आएगा ये वाला, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज। इसमें चैप्टर का नाम आएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। इसमें प्योरली आपको बताऊंगा कि जब हिंदुस्तान में ब्लैक मनी यदि लानी है तो कैसे लाओगे, उसके तरीके क्या होते हैं। हिंदुस्तान में काला धन जो आता है, 2 नंबर का जो पैसा, हवाले का जो पैसा आता है, वो कैसे आता है, उसका तरीका क्या होता है, वो कैसे लाते हैं अपन, और वो लाने के बाद में फिर अपन पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा। कि यदि ले आए अपन ब्लैक मनी, तो उस ब्लैक मनी को लाने के बाद फिर आप बचना भी तो है, डिफेंस भी तो लेना, तो वो डिफेंस कैसे लेंगे, वो हमारे पास में बचने का तरीका क्या है, वो तरीके भी बताऊंगा फिर आपको। वो तरीके पढ़ने इस वाले चैप्टर में। फिर जब अरेस्ट हो गए, पकड़े गए, गेम ओवर हो गया तुम्हारा, फिर क्या होगा, कितने प्रकार के जूते पड़ेंगे, कितने नंबर के जूते पड़ेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सारे पढ़ने हैं फिर इसके अंदर। तो ये चैप्टर रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसे का गलत यूज करना, गलत यूज करने का मतलब होता है इलीगल तरीकों से कमाया गया धन, जिसमें हम फाइनेंशियल टेररिज्म पढ़ेंगे, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आतंकवाद, उस पे क्या कानून है। आई बात समझ में? उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट्स के रोल होते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा है, वरना आप सोचोगे बोले सर हमारे को आतंकवादी थोड़ी ना बनना है, हमारे कोई चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत काम का है। क्योंकि जब तुम कॉस्ट ऑडिटर बनोगे, जब तुम कोई बिग कंपनीज के अंदर कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट के पोजीशन पे बैठे हो, मैनेजर के पोजीशन पे बैठे हो, डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठे हो, तो मे भी पॉसिबल ना तुम्हारी कंपनी भी तो फॉरेन एक्सचेंज कर रही होगी,
तो आप वो प्रोफेशनल हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जिनको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर हमने वो कानून पढ़े हुए हैं, कहीं नॉन कंप्लाइंस ना हो जाए। जब आपको इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा ही नहीं है चैप्टर, तो और आपको वहां पे जॉब दे दी जाएगी, तो फिर आप कैसे करोगे? फिर तो आप गिल्टी हो जाओगे कि यार आपकी गलती, आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो इसलिए इंस्टीट्यूट आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा है आपके सिलेबस में फाइनल लेवल पे आके। क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ आएंगे बैंकिंग लॉज। बैंकिंग लॉज में अपन क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन दो चैप्टर। एक तो आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और एक इसके अंदर आएगा आरबीआई का चैप्टर एक, और एक इसमें चैप्टर और आएगा जिसमें कि आपने एनपीए सुना है? एक शब्द होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए बैंक्स का होता है, उसको मैं बोलता हूँ कैंसर है बैंकों की बैलेंस शीट का। कैंसर है बहुत तगड़ा बैंकों की बैलेंस शीट में। पल्लवी, जितना ज्यादा एनपीए होगा ना, जितना ज्यादा बैंक उतना जल्दी डूबेगा। एनपीए एक नाव के अंदर छेद के जैसा होता है। तो जितना बड़ा छेद होगा ना उस नाव के अंदर, वो नाव या वो जहाज उतनी जल्दी डूबेगा। इसलिए मैं बोला बैंक की बैलेंस शीट में वो कैंसर होता है। इसमें स्टोरी सुनाऊंगा फिर हेरा फेरी की, बाबू भैया की। समझ गया? अब जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कुछ नया मिलेगा आपकी बार तुम्हारे को। फाइनल पे आओगे तो फाइनल में स्टोरियां अलग है, इंटर की स्टोरियां अलग थी, फाउंडेशन की अलग है। पर हाँ, मेरे को खुशी इस बात है कि तुम्हारे को सारा मेरी स्टोरीज पता होगी अब फाउंडेशन टू फाइनल। मेरे को सबसे बड़ी खुशी है इस बैच की। उसके बाद आओ फिर, ये तो इसमें तो तीन चैप्टर पढ़ेंगे बैंकिंग वाले के अंदर। फिर इंश्योरेंस में दो चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। इंश्योरेंस में क्या पढ़ना है? इंश्योरेंस में एक तो अपन पढ़ेंगे प्योर प्रॉपर इंश्योरेंस एक्ट, कि इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है, जिसमें अपन जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, मतलब जो अपने इंश्योरेंस होते हैं ना नॉर्मली, वो सारे इंश्योरेंस कवर करेंगे अपन उधर। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। कुछ पार्ट उसमें 11th 12th की बीएसटी का भी आएगा इंश्योरेंस में। समझ गया बात? थोड़ा बहुत ही आएगा, एक आध दो टॉपिक आएंगे, वो मैं बताऊंगा कहाँ आएंगे। उसके बाद फिर आप जब इसकी यूनिट 2 पे जाओगे, तो यूनिट 2 पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं IRDAI। फाउंडेशन में पढ़ाया था मैंने ही, याद है क्या? फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा कंट्रोलर है इंडिया के अंदर, अपेक्स कंट्रोलर है किसका? इंश्योरेंस कंपनीज का। जो इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस इशू करता है, इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई होता है ना, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कौन होता है? IRDAI। तो वो अपने को यूनिट 2 में पढ़ना है इंश्योरेंस की, राइट? फिर उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर आप आओगे एमएसएमई सेक्टर। इसमें एक ही यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, मतलब लगभग एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही चैप्टर है। ठीक है? इस एमएसएमई वाले में क्या करना है कि अभी तुमने सुना है बहुत हंगामा चलता है, एमएसएमई 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 को प्रमोट करो, एमएसएमई प्रमोट करो। ये एमएसएमई की डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन एक तो, कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। एक तो होता है लार्ज इंडस्ट्री, जैसे टाटा अंबानी, तो क्या है, ये डीमार्ट टाइप जो होते हैं ना, ये तो आते हैं लार्ज में, ये तो बड़े टाइकून है। ये नहीं, जो स्मॉल और उससे भी नीचे के दर्जे के बिजनेस है ना हमारे हिंदुस्तान में, उसको हमको प्रमोट करना पड़ता है, उसको हमारे को डेवलप करना पड़ता है। कारण क्या होता है? देखो, एक कहावत होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये कहावत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा बिजनेस, आप देख लो ना, डीमार्ट ने खत्म कर दिया धंधा सारा, किराने वालों को खा गया सबको। आप देख लो, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि डीमार्ट को बंद कर दिया जाए। डीमार्ट अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो बिजनेस कर रहा है, हम डीमार्ट को हाथ नहीं लगा सकते, हम डीमार्ट को रोक नहीं सकते। लेकिन हम अदर हैंड पे जो हमारे टिनी बिजनेस हैं, जो हमारे बिल्कुल छोटे बिजनेसेस हैं, बेबी बिजनेस हैं, बिल्कुल बच्चे हैं जो बिजनेस हमारे, कौन से? एमएसएमई। हम उनको तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लार्ज वालों को हाथ नहीं लगा सकते, तो हम इनको भी नहीं बचा सकते क्या? नहीं बोले सर इनको तो बचा सकते, तो इनको बचा लो ना। इनको इतना पावरफुल बना दो कि ये डीमार्ट से लड़ ले। छोटे ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ था? मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? बड़ा ट्रक। टाटा मैजिक के पीछे पढ़ा था मैंने एक दिन, जा रहा था रोड पे, आगे मेरी गाड़ी चल रही थी, उस पर लिखा हुआ था मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया, मैंने कहा पढ़ाऊंगा जब ये बताऊंगा। क्या? ये जो शर्मा जी की किराने की दुकान है ना, इसने क्या लिख लिया अपने हाथ पे? मैं बड़ा होके डीमार्ट बनूंगा। कैसे? क्योंकि आज मैं एमएसएमई हूँ, कल मैं क्या बनूंगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनूंगा। फिर एक दिन मैं भी लिस्ट करूंगा अपनी शर्मा जी की किराने की दुकान को। समझे आप बात? वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस वाले में, एमएसएमई के अंदर।
राइट। फिर दिल्ली में एक बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है एआई का, चल रहा है ना, एआई सबमिट चल रही है, तुम्हें नहीं पता? अरे क्या बात कर रहे हो, सुंदर पिचाई, मार्क जगरबर्ग और पता नहीं कौन कौन से अंग्रेज हैं, सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सब आए पड़े हैं इंडिया में। 3 दिन की सबमिट है, 18 19 20 की, आज शुरू हुई है सबमिट, आज या पता नहीं कल शुरू हुई है सबमिट। हाँ अरे दुनिया भर के एआई के जो बड़े बड़े टाइकून है वो आए हुए हैं इंडिया के अंदर यार, क्या बात करो तुम लोग, इतना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इतना एआई एआई चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं? कौन से देश के हो तुम लोग यार? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? यू पीपल आर इन फाइनल यार। तुम्हें अब ये मार्केट का पता रखना पड़ेगा, दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि अब कैंपस है इसके बाद में अगला, रिटर्न एग्जाम नहीं है भाई, ये लास्ट रिटर्न एग्जाम है, इसके बाद कैंपस में बैठोगे, कैंपस में बैठोगे, वो कंपनी पूछ ले, बोले साइबर पढ़ के आए हो, एआई वाले में क्या हुआ था हमारे इंडिया में, कौन कौन सी कंपनीज का किस किस के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। अभी जोमेटो ने कल परसों कुछ एग्रीमेंट किया है, सारे जोमेटो के शेयर अब पड़े। तो भाई तुम ये मार्केट को थोड़ा सा अब है ना एक्सप्लोर करना चालू करो, क्योंकि अब तुम 80% कॉस्ट अकाउंटेंट हो चुके हो, 20% ही बाकी है बस। समझे मेरी बात? वो डिग्री को टच करने में 20% ही दूरी बाकी है, बाकी सब हो चुका, 80% कवर अप हो चुके अपन। तो अब ये थोड़ा सा है ना, अब सुपर सीनियर हो चुके हो तुम, वरिष्ठ नागरिक योजना में आ चुके हो तुम, अब बुजुर्ग हो चुके हो तुम, अब इंस्टीट्यूट के सबसे सीनियर हो तुम लोग, अब तुम्हारे सामने ये सारे बच्चे हैं। नहीं, मेरे को तो तुम अभी भी कल के फाउंडेशन के लगते हो यार, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को मैं वो लग ही नहीं रहा हूँ तुम्हारे को फाइनल पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब सीरियसली यार, मैं अक्षय सर को जाके बोलूंगा यार, क्या मेरे को लग ही नहीं रहा मैं फाइनल पढ़ा क्या है। तो अभी भी मेरे को ऐसे लगे, आओ बेलमेंट पढ़ ले, आओ ऑक्शन सेल पढ़ ले, आओ अपन तो कुछ आर्बिट्रेशन पढ़ लें, कि कोई वो पीएफ एक्ट पढ़ लें, कि बोनस एक्ट पढ़ लें। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कोई फाइनल वाला वो मतलब होता है ना कि फाइन यार फाइनल वाले बच्चे हैं यार, मतलब क्या है तुम यार, फाइनल में आगे, मतलब चलो खैर जो भी है एनीवेज। इधर देखता हूँ तो लगता है हाँ फाइनल है, इधर देखना फिर वही फाउंडेशन। मेरे को कल बोले दिलीप सर, बोले यार फाइनल वाले बच्चे हैं, मैंने कहा फाइनल वाले कौन से? बोले वही फाउंडेशन वाले, तो मैंने से बोला ना फाउंडेशन वाले, फाइनल वाले क्या होते हैं भाई? नेटिव प्लेस तो वही है, हो तो तुम उसी गांव के, जयपुर में आगे तो क्या हुआ, कहलाओगे तो वहीं के। इसीलिए, और मैंने कहा ना, मेरा तो ज्ञान सागर क्लासेस का पहला बैच है ये, जो फाउंडेशन, इंटर, और अब हैट्रिक पे फाइनल पे। मैं तुम्हें कॉस्ट अकाउंटेंट बनता हुआ देखूंगा अपनी आंखों से, मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं, मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स का क्या है, आई डोंट नो, मेरा लगाव इस बैच से बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। इसलिए मेरे को बहुत खुशी होगी कि तुम एक अटेम्प्ट में तुम डिग्री ला के रख दो सामने, बोलो लो, ना अब कोई फाउंडेशन, ना अब कोई फाइनल, ना कोई अब इंटर, ज़्यादा मत बोलना, अब आप कोई क्वेश्चन मत पूछना, अब आप ना कोई टेस्ट ना कुछ और, बहुत हो गया आपका। अब आप भी प्रोफेशनल हो, अब हम भी प्रोफेशनल, मिलाओ हाथ। बोले अब अभी तक गुड मॉर्निंग ऐसे करते थे, अब गुड मॉर्निंग ऐसे करें, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है बस, फिर मिशन कंप्लीट। इसीलिए, क्योंकि अब मेरे को अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल रही है या नहीं आई है मेरे पास में कि मेरे को फाउंडेशन वाला बच्चा इंटर में मिले और इंटर वाला फाइनल में मिले, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा वाला बैच में ऐसा हो रहा है, इसीलिए। ठीक है चलो, ये अच्छा हाँ, मैं इसकी बता रहा था तुम्हारे को बात, ये डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी में क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, आईटी एक्ट, साइबर सिक्योरिटी वाले जो एक्ट हैं, पायरेसी को लेकर, डुप्लीकेसी को लेकर, ये सारे जो होते हैं ना, वो सारी रिलेटेड चीज़ें, आईटी आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना, वो अपने को यहाँ पढ़नी है। समझ गया आप मेरी बात? ये हमारा ले दे के पूरा सिलेबस है कुल मिला के। आपने कहा बोले ये ले दे के सिलेबस हो गया, ये ले दे के सिलेबस बहुत टिपिकल है, लेकिन ये मैं पहले ही बोल दूँ, अब मैं वही रिपीट कर रहा हूँ बात, इंटर में जैसे पढ़े थे वैसे फाइनल में मत पढ़ना। समझ गए मेरी बात आप? और अगेन फिर एक बात और बोल रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर के दो टुकड़े हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें से पार्ट ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस, अब तो तुमने रियलाइज कर ली होगी मेरी बात, कि बोले सर हाँ आपने इंटर में सही बोला था कि पार्ट ए पे फोकस रखना, तो क्यों रखना, उसका कारण था। अब वही चीज़ तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि तुम रियलाइज करके आ चुके हो मेरी बात ऑलरेडी। इसलिए मैं फिर लेकिन तुम्हारे को बोल रहा हूँ वही बात रिपीटेशन में, पार्ट ए को फोकस्ड रखना, एक्सट्रीमली फोकस्ड रखना, जितने ज्यादा नंबर खींच सकते हो पार्ट ए में उतने ज्यादा खींच लेना, वो सपोर्ट करेगा तुम्हारे 70 नंबर को, है ना?
अब पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा? धुआंधार। बोले मतलब क्यों डरा रहे हो पहले ही दिन? डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन आएंगे आपके सारे प्रैक्टिकल। केस लॉ, अभी तक इंटर में एक आया था, अब सारे आएंगे। चलो पेपर देख लेते हैं। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? तो देखो, अब जब ओखली में सिर डाल ही रखा है तो मूसड़ तो खाओ फिर। क्या डर रहे हो? और मेरे स्टूडेंट हो गए डर रहे हो? अरे कैसे काम चलेगा? इसी में आ जाता है ना पेपर। कहाँ आएगा? ले यार, अपन तो गूगल से निकाल ले यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा। ये लो, सजेस्टेड आंसर एग्जाम क्वेश्चन पेपर सिलेबस 2022। तुम भी ऐसे ही आवाज करते थे एक दिन, है ना? जब फाइनल वाले जाते थे उधर तुम्हारे को रोकने, रुक जाओ हमें पढ़ लेने दो, हमें पता है बहुत भारी है। क्योंकि मैं उनको ऐसे पेपर दिखा चुका होता हूँ। अरे तो दिसंबर 2025 पे आओ ना भाई। ये तो तुम्हारा इतिहास है, ये भविष्य को खोलो। सुनो, हाँ ये हो गया काम कंप्लीट। लो जी, ये लेटेस्ट पेपर था दिसंबर का। आओ। हाँ, फाइनल में हो ना तुम लोग? मतलब तुम भी फाउंडेशन वाले ही मान रहे हो अभी भी? हैं, मैं तो मान नहीं रहा हूँ। तुम भी मान रहे हो क्या? है भाई? क्या पलवी? नहीं ना, फाइनल में है ना, तो फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सीए लेवल के क्वेश्चन है ये। हाँ अब सुनो क्या है ये पैटर्न, इन्होंने ऐसा पहली बार ही दिया है। नहीं तो इंटर वाले टाइप क्वेश्चन देते हैं। और पुराने देख लेंगे ना पेपर अपन खोल के भी, लो खोल ले और पेपर भी खोल लो। तुम क्या है, कौन से बार चलूँ? ये दिसंबर 24, ये ले लो। दिसंबर 24, ये पेपर 13। ये देखो। नहीं तुम्हारे भी सही आएंगे, तुम चिंता मत करो। देखो, ठीक है ना? अब तो वो भी कोई भारी भरकम नहीं है सवाल, वो तुमने पहले पैराग्राफ देख लिया। वो 5 क्वेश्चन 5 MCQ का एक पैराग्राफ है वो। तुम अभी समझ नहीं पाए उस क्वेश्चन को। देखो आओ, ये हाईवे लिमिटेड से लेकर यहां तक का क्वेश्चन दे दिया। फिर क्या लिखा? इन दिस कंटेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। है ना? अब अपन ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक है क्या? हाँ 5 में क्योंकि अलग आ गया ना यार। ऊपर लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। ठीक है, ऐसे ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब आओ फिर अगला, फिर सेपरेट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें सारे आगे। देखो, इंटर के जैसे। अब क्वेश्चन तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, मैं बोलूंगा तो तुम्हें अपने ABCD नहीं पता। अब ये पूछू कि बताओ फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है समझ भी जाओ, हो सकता है नहीं भी समझो। बताओ इसका आंसर बताओ। फॉरेन कंपनी पढ़ा हुआ है तुमने? इसमें लिखा हुआ है एम्बिशन INC इज ए कंपनी रजिस्टर्ड इन USA, डूइंग बिजनेस इन USA। रजिस्टर्ड भी USA में, काम भी USA में कर रही है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज अ फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट विल बी अ फॉरेन कंपनी वंस इट स्टार्ट्स बिजनेस इन इंडिया। बी एंड सी आर करेक्ट। अरे बहुत इजी है। हाँ? नहीं नहीं, अपने लिए फॉरेन कैसे है भाई? कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी भारत के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस POB कहाँ है। फिर तो इसका POB कहाँ है यहाँ? वो तो ऑप्शन में खुद लिख रहा है विल बी। समझ गया मेरी बात? तो एक तो आंसर ये है ही है। फिर चूंकि उसने बेवकूफ बनाने के लिए नीचे लिख दिया कि बोले बी भी हो सकता है ना? तो इसमें ऑप्शन सी आ ही रहा है, तो एक बार बी को भी चेक करो। इट इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। हाँ, क्योंकि नीचे यहाँ पे बोल रहा है फ्यूचर टेंस की बात, विल बी होगी, अभी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब आंसर डी है। ठीक है, ऐसा।
अरे तो फाउंडेशन इंटर में जितनी मेहनत लगी ना उसके इक्वल टू फाइनल में मेहनत लगेगी, इसलिए इसका पैसा ज़्यादा मिलेगा मेरे को। आगे बढ़ो। हाँ, इसको सबको छोड़ो तुम, ये तुम्हारे एक सवाल समझ में नहीं आएगा। लो तुम तो इसको देखो, ये कौन सा है, हाँ ये वाला, ठीक है। ये देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन वही आएंगे, सात सात नंबर के, कोई चेंज नहीं है, सात 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 नंबर के पूछेगा सारे, चाहे कोई सा ही क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे को, इस क्वेश्चन के तीन पार्ट बना दिए, समझ गए? जैसे हो सकता है ये एक नंबर का, ये एक नंबर का, फिर ये तीन या चार नंबर का, या ये दो नंबर का, ये दो नंबर का, फिर ये तीन नंबर का, ऐसे बाइफर्केशन कर देगा। वो बाइफर्केशन हमारे सजेस्टेड आंसर में होंगे, जो मैंने तुम्हारे को कॉपीज में दिखाया था ना उस समय, वो हमारी सजेस्टेड शीट में आएंगे, वो तुम्हारे में नहीं आएंगे, तुम्हारे में तो सात नंबर आएगा। तो तुमको क्या करना है, ये सिचुएशन पड़ी, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। अब स्टेप मार्किंग में जितने क्वेश्चन के, सब क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे सही है, उतने उतने तुम्हारे को नंबर मिल जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए क्या है, केस लॉ को देख के घबरा मत जाना, मैं तुम्हें पहले ही दिन इसलिए बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में से कंफर्मली केस लो आ रहे हैं, तुम देख लो और देख लो। ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, ये तो पता लग रहा होगा। और लो आओ, और आओ, ये देखो, ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, प्योरली पता लग रहा है देखने से। आओ, अब तुम ये मत समझो सर कैलकुलेशन भी आएगी इसमें, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पे जो अपन ये डिसाइड कर रहे हैं ना, कंपनी एलिजिबल टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट और नॉट, तो उसमें क्या है, कंपनीज एक्ट में टर्नओवर और कैपिटल की, सॉरी, टर्नओवर और प्रॉफिट की लिमिट दे रखी है। तो अपने को क्या है, इसमें प्लस माइनस करके देखना है वो लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही, बस दैट्स इट, कैलकुलेटर भी यूज नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? तो घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम घबराओ नहीं और तैयार हो जाओ, लेकिन समझ गए मेरी बात? आगे आओ, फिर कंपनीज एक्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आओ कंपनीज एक्ट का ये क्वेश्चन है, सेम। फिर आओ कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन के बाद एक और कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, ये रहा। एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन है ये, एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन, जब तुम ये टॉपिक पढ़ लोगे ना उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तुमको आज लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा 10 लाइन का क्वेश्चन, 10 लाइन का क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 4 लाइन में है, इतना सही आंसर है, एक एक लाइन के आंसर है इन क्वेश्चंस के, एक एक लाइन के आंसर। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द वेन्यू, डेट और टाइम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अब इसका प्रोविजन पड़ा हुआ होगा कि बोर्ड मीटिंग कहाँ हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। चेक करो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो रही है क्या। बोर्ड मीटिंग का टाइम कंपनीज एक्ट में दे रखा है 9 से 6 बजे के बीच में होना चाहिए, चेक करो कितने बजे से कितने बजे हो रही है। वो कहता है नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होनी चाहिए, चेक करो नेशनल हॉलीडे आ रहा है या पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है क्या इसमें? पढ़ने के ऊपर डिपेंड है आपने कैसे पढ़ा है, क्या क्वालिटी से पढ़ा है। जितना अच्छा प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है। क्वेश्चन पेपर कोई फाइनल का हार्ड नहीं आता। आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको पहला क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा, ये मैं बता दूं। फिर उसके बाद में आओ अगला, ये ऐसे ही दिए हुए ये सारे क्वेश्चन, सारे एक एक। फिर ये आपको दे दिया सेक्शन 8 के कंपनी का क्वेश्चन है। और देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका तो आंसर तुम आज ही दे दो। प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट फॉर सच कन्वर्जन, सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन करना हो, पढ़ा होगा ना प्रोविजन प्रोसीजर, मैडम ने बताया होगा, वो क्वेश्चन है। तो ये एक सिचुएशन देख के घबरा मत जाना, डेटा ही तो और है क्या इसके अंदर यार, बल्कि इनमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े के क्वेश्चन है ना। तो दो दो नंबर, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है टुकड़े के, तो एक दो टुकड़ा भी सही हो गया 7 नंबर में से, तो 4 नंबर का जुगाड़ हो गया सीधा सीधा। जबकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते तो 4 नंबर का हो सकता था जुगाड़ ना हो। समझ गए मेरी बात? फिर आओ और आगे, ये कंपनीज एक्ट का हो गया क्वेश्चन। उसके बाद फिर चलो, फिर कंपनीज एक्ट, ये रहा, अकाउंट्स और ऑडिटर वाले चैप्टर में से, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स। ध्यान है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, 1 करोड़ या 2 करोड़ का कुछ फ्रॉड होता था, फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो सेक्रेटरी होता था उसको भी आप रिपोर्ट करते थे, याद आ गया? 60 दिन में, 45 दिन में, ऑडिट में पड़ा होगा, वही प्रोविजन लिखना है। क्लियर? फिर आओ, ये आईबीसी में आ गया क्वेश्चन एक, 7 नंबर का सीधा क्वेश्चन आया, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर ये आपके कंपनीज एक्ट में से उठा दिया, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बीआई, और ये वाला क्वेश्चन वो जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात, ये उस चैप्टर में से है, इक्वल टू एथिक्स वाले में से, मतलब वो एग्जैक्टली एथिक्स नहीं है भाई, हाँ इक्वल टू एथिक्स है, लेकिन वो नेचर में वो जो चैप्टर है। फिर उसके बाद में ये आपका आ गया सेबी में से, सेबी आईसीडीआर की रेगुलेशन पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर आओ आप इसके बाद में, ये रहा, ये आया कॉम्पिटिशन एक्ट में से, जनरली आता नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन। तो मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, वो कंपनीज एक्ट में से देखने को मिलेंगे,
चाहे पिछले आप पेपर्स उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्टली आपको 90% जो केस लॉ वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कंपनीज एक्ट में से। आउट ऑफ कंपनीज एक्ट जो मैंने आपको बताया ना, आईबीसी आपको मैंने बता दिया, और जो अदर लॉज वाले मैंने आपको चैप्टर्स बताए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फलाना ढिमकाना, ये जितने बताए ना, इनमें से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा केस वाला क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, भरपूर मात्रा में मिलेंगे। समझ गए आप मेरी बात? ये है तुम्हारा पेपर। और भी दे रखा है, और भी दे रखा है, ये लो, ये फेमा में से आ गया। फेमा में से भी देखो क्या पूछा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की मीनिंग बताना है और उसके 3 एग्जांपल बताने हैं। ये इससे कुछ मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। समझ रहे हो? फेमा में 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इन्होंने पूछा परिभाषा क्या होती है, मीनिंग बताना है और उसके 3 एग्जांपल बताने हैं। अपने नोट्स के अंदर 7 से 8 एग्जांपल दे रखे हैं, 3 एग्जांपल उठा के एक एक लाइन के कुछ ही लिख दो, खत्म पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा, इज ही एलिजिबल टू डू सो, एडवाइज हिम सूटेबली। अब इसमें जो ये लिमिटें दे रखी है ना, बस ये लिमिट से देखना है कि लिमिट में अंडर लिमिट आ रहा है कि ओवर लिमिट जा रहा है वो ट्रांजेक्शन, उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको अलाउ और डिसअलाउ करना है। तो क्वेश्चन तुम्हें दिखने में ऐसे 10 लाइन का है, आंसर जब लिखने बैठोगे ना, मैं तुम्हारे को दावे से कह रहा हूँ, आंसर तुम्हारे 3 से 4 लाइन का निकलेगा, दैट्स इट। और 7 नंबर का सवाल है, आराम से नंबर बनेंगे, आराम से। तो स्टूडेंट क्या होता है, पेपर पैटर्न को देख के घबरा जाता है, बोले सर लॉ का तो पेपर ही ऐसा आता है, तो बड़ा पेपर आता है। अरे तो पेपर है तो बड़ा ही आएगा, कर ले उसके हिसाब से। क्वेश्चन में ये देखो ना, क्वेश्चन का नेचर थोड़ी ना बड़ा है, क्वेश्चन में पूछी तो छोटी छोटी चीजें गई है आपसे यार, बड़ा तो एक भी सवाल नहीं है। आप देख लो पूरे पेपर के अंदर, पिछले पेपर उठा के देख लो आप, बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल टुकड़ों में पूछेगा। तो टुकड़ों में पूछने का मतलब तो वही हो गया ना भाई, सवाल तो छोटे छोटे ही आ रहे हैं हमारे पास में, तो बड़ा क्वेश्चन कहाँ आया? समझ गए आप मेरी बात? तो ये तुम्हारे, ये देखो, ये रोल ऑफ आरबीआई जो मैं तुम्हारे को बता रहा था बैंकिंग वाले में, सेकंड यूनिट आएगी आरबीआई की, फंक्शन ऑफ आरबीआई, वो पूरा उसका रोल ऑफ आरबीआई ऐसे कैसे दिया हुआ है नोट्स में, नोट्स में लेंगे जब देख लेना, पूरा दिया हुआ है उसमें। पूरा चैप्टर उठा के समरी लिखनी है उस चैप्टर की, और कुछ नहीं करना। वो यूनिट में, यूनिट का नाम ही रोल ऑफ आरबीआई है, उसमें पूरे यूनिट पे कुछ सवाल पूछ दिया। उसमें करीबन 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 7 नंबर का सवाल है, 8 पॉइंट लिख दो, एक गलत भी हो जाएगा तो स्टेप मार्किंग में दूसरा चेक हो जाएगा। टाइम है तो 10 के 10 लिख दो, 7 पॉइंट चेक हो जाएंगे जो सही होंगे, काम खत्म, 7 में से 7 नंबर, एक भी नहीं कटे। क्लियर? ये है तुम्हारा पूरा पेपर पैटर्न। अब बोलो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किसी स्टूडेंट को डाउट हो पेपर को रिगार्डिंग तो पहले पूछ लो, क्योंकि पेपर में वापस डिस्कस नहीं करूंगा, पेपर डिस्कस करेंगे अब बाद में, जून के बाद, क्योंकि जब जून अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद में। तुम्हारा कब का है, दिसंबर है, जून है अगला? जून 27, दिसंबर थोड़ी ना किसी का, बस ठीक है तो फिर, तभी तो तुम्हारे पास बतेरा टाइम है। बोलो, डन? ठीक है, अब अपना सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का वो बता देता हूँ। देखो अपने नोट्स पे आओ, पेपर 14, ये तो अपने को दिया हुआ है एस एफ एम वॉल्यूम, मेरा वाला कहाँ गया, मेरे नोट्स कहाँ गए, ये रहा सिलेबस, ये रहा। अब अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहले तुम्हारे को मैं वो सीक्वेंस बता देता हूँ, ठीक है? मेरा जो सीक्वेंस रहता है जनरली, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपन उठाएंगे कल ये वाला चैप्टर, बैंकिंग, क्योंकि इसमें अंदर 3 यूनिटें हैं बैंकिंग की, तो पहले तीनों यूनिटें लाइन से कवर अप कर लेंगे, एक काम कंप्लीट। फिर उसके बाद में आओगे आप इस इंश्योरेंस पे, इसकी 2 यूनिटें हैं, इसमें 3 यूनिट, और इसके बाद में हो गई आपकी 2 यूनिट। इन दोनों को मिलाकर अपने 5 नंबर का काम तैयार होगा, 5%। समझ गया मेरी बात? उसके बाद फिर मैं जो उठाऊंगा वो उठाऊंगा आपका, या तो कंपटीशन ले लेना नंबर 3rd पे, फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, 3rd नंबर पे कंपटीशन। कंपटीशन के बाद में फिर अपन जाएंगे फेमा पे, चौथा नंबर। फिर फेमा के बाद में अपन जाएंगे एमएसएमई, एक छोटा चैप्टर है बीच में, रिलैक्स। उसके बाद में फिर अपन जाएंगे 6 नंबर सेबी, सेबी के बाद में फिर नहीं, हाँ सेबी के बाद में फिर अपन जाएंगे 6 के बाद 7 मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में अपन जाएंगे 7th के बाद 8th, और 8th के बाद जाएंगे 9th। ये सीक्वेंस पे चलेंगे अपन, ठीक है? ये सीक्वेंस मैंने कोई कुछ ऐसा सोच समझ के नहीं बना रखा, तुमको ऐसा होगा कि नहीं मनी लॉन्ड्रिंग पहले पढ़ना है, मनी लॉन्ड्रिंग पहले पढ़ लो, मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, कोई भी चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। हाँ इंटरनल जो यूनिटें हैं उसमें यदि किसी चैप्टर के अंदर, तो वो इंटरनल यूनिट हमें कनेक्टेड पढ़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरनल यूनिट का मतलब क्या है। देखो
जैसे अपन नीचे चलते हैं इसमें डिटेल में इंडेक्स के अंदर, आप आए यहाँ पे सेबी सिक्योरिटी लॉ में। अब सिक्योरिटी लॉ में देखो एक यूनिट दे रखी है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट आईपीओ के बारे में, फिर दूसरी यूनिट दे रखी है इनसाइडर ट्रेडिंग, और तीसरी यूनिट दे रखी है टेक ओवर कोड। तो अब हमारे को क्या करना है ना, अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये तीनों यूनिटें सेपरेट पढ़ लें, कि पहले आईपीओ पढ़ लिया फिर अपन बैंकिंग का चैप्टर पढ़ के आ गए, फिर ट्रेडिंग पढ़ ली फिर हम फेमा पढ़ के आ गए, ये नहीं करेंगे। यदि ये स्टार्ट कर दिया तो फिर ये तीनों चैप्टर खत्म करेंगे पहले, ताकि हमारा सिक्योरिटी लॉ कंप्लीट, वो फुल फ्लेज्ड वो पैकेज खत्म हो गया हमारा। फिर ऐसे ही आपको देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको 5 यूनिटें दे रखी है, तो ये पांचों यूनिटें फिर एक साथ पढ़नी है। ऐसे नहीं कि 2 चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पढ़ लिए फिर बीच में फेमा लगा दिया, ये गड़बड़ नहीं करनी। फेमा अलग पढ़ेंगे ये अलग पढ़ेंगे, गड़बड़ कहीं नहीं करना है बीच में। अब जैसे इसमें 2 यूनिटें आ रही हैं, तो ये दिखने में 2 यूनिट हैं, ये तो पहली यूनिट तो 2 लाइन की है, तो इसमें केवल डेफिनेशन है, तो इसलिए ये एक ही यूनिट काउंट करता हूँ उसको मैं। तो ये एक यूनिट पढ़ी काम खत्म। फिर इसमें आए आईटी में, तो आईटी में देखो पहले एक ये आ गया एक ये आ गया ये आ गया, 3 यूनिटें आ रही है, तो तीनों यूनिटें एक साथ पढ़नी है। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ गया मेरी बात। तो चैप्टर तो ले देंगे 8-9 ही है, लेकिन 8-9 के अंदर सब चैप्टर और बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े नहीं है, 3-3 4-4 पेज के इतने ही है बस। वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है वो 50-50 पेजेस के, वो नहीं है आपकी बार सिस्टम। आपके पास सिस्टम ये ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर, मेरे नोट्स के अंदर नंबर ऑफ पेज बात करते हो ना तुम चैप्टर की, तो हार्ड टू हार्ड खींच मार के 15 पेज 20 पेज, इससे ज़्यादा नहीं है, चैप्टर ही खत्म 15 से 20 पेज के अंदर इतना सा। और पढ़ने वही नोट्स हैं, नोट्स के बाहर का कोई मैटर कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। समझ गए आप मेरी बात। अच्छा दूसरी बात, तुम लोगों ने इंटर के अंदर स्कैनर खरीदा था क्या क्वेश्चंस करने के लिए? खरीदा था, कौन सा वाला? सुचिता प्रकाशन वाला, ब्लू कलर का, है ना? नहीं येलो तो कैसे हो सकता है, उसकी कवरिंग अभी आज भी ब्लू ही आती है यार। सुचिता प्रकाशन का, हाँ, तो भाई वो अलग कवर पेज अलग हो सकता है ना। कोई बात नहीं, आप तो मेरी बात सुनो, आप अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े से समय के बाद, होली के बाद या 15-20 मार्च के आसपास एक बार मार्केट से आप है ना स्कैनर जरूर ले लेना अब। समझ गए आप मेरी बात। और उसमें क्या है, उसमें अपने को चैप्टर टू चैप्टर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझ गए आप बात। तो वो आंसर के लिए नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आंसर कई जगह गलत है, ये मैं तुम्हें बता दूं। उस स्कैनर में आंसर बहुत जगह गलत है। तो स्कैनर का यूज आंसर के लिए नहीं करना, स्कैनर का यूज सिर्फ इसलिए करना है कि यदि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर में से कब कब कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो एक जगह पे कंसोलिडेटेड मिल जाएंगे तुम्हें। समझ गए मेरी बात तुम, इसलिए तुम्हें वो स्कैनर लेना है। समझ गया बात। चाहो तो उसकी एक्चुअल प्रिंट आउट ले लेना, चाहे फोटोस्टेट करवा लेना, जैसा कराना चाहो कर लेना। सॉफ्ट कॉपी लेना चाहो कहीं से अरेंज हो जाए, सॉफ्ट कॉपी ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पढ़ लो, मेरे को उससे कोई कॉल नहीं है। पर मेरा पर्पज ये कि तुम्हें वो लेना पड़ेगा आपकी बार, और उसमें जो गिवन क्वेश्चन है पास्ट ईयर के एटलीस्ट तुम्हें वो वर्कआउट करने पड़ेंगे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस और मस्ट है अब की बार। जो पिछली बार करी सो करी, उसको तो छोड़ो, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से और करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम देख रहे हो नेचर ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग ऑफ क्वेश्चन इज एवरीथिंग डिफरेंट। तो इसलिए पहले के तरीके पे अपन चले तो अपना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, वो चीज़ अपने को नहीं करनी, ये ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ आपकी बार कि तुम्हें स्कैनर लेना ही लेना है, कन्फर्मली लेना है। ठीक है, अभी नहीं कि कहीं तुम आज ही स्कैनर के पीछे दौड़ भाग करो, अभी नहीं दिमाग लगाना, अभी तो चलने दो, अभी तो अपने एक आध दो चैप्टर कंप्लीट होने दो। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन पेपर की बारी आएगी तब अपने को लेना है। या दूसरा तरीका एक और कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और जो सजेस्टेड आंसर है ना इंस्टीट्यूट के, वो क्वेश्चन पेपर के साथ डाउनलोड कर लेना, स्कैनर नहीं खरीदना चाहते तो तुम्हारे को 100% एक्यूरेटेड चीज मिल जाएगी, बिल्कुल प्योर चीज, जो इंस्टीट्यूट की है, जिसमें कोई एरर नहीं है। समझ गए आप मेरी बात। तो मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या करोगे, 2022 वाला सिलेबस के जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब बताता हूँ। देखो सिलेबस 2022 का पहला पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, है ना? तो देखो सुन लो मेरी बात, एक तो हो गया तुम्हारा ये सिलेबस 2022 एक, फिर उसके बाद में दो, फिर उसके बाद में तीन, उसके बाद में ये हो गया अपना चार, और उसके बाद में ये 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। हाँ जी,
तो वो गूगल पे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, अरेंज कर लेंगे वो पेपर अपन, है ना। तुम लोग नहीं कर पाओगे, मैं अरेंज करके दे दूंगा। स्कैनर में आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ स्कैनर नहीं भी खरीदो तो भी तुम्हारा काम यहाँ से हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि स्कैनर में क्या, कई जगह आंसर गलत है, प्रेजेंटेशन गलत है, फिर तुम मेरे को बोलोगे सर आपने ऐसा बताया था इसमें ऐसा दे रखा है, फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी वहां से वो चीज। तो इट वुड बी मच बेटर, तुम तो फोकट का बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, यहाँ से डाउनलोड कर लो ना, आज ही हो जाएगा सारा काम बैठ के। आज ही करके ये फाइल कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में या अपने फोन में सेव करके अलग से रख दो कि सर जिस दिन हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे, मैं तुम्हारे को सारे में से क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ गए मेरी बात, वो क्वेश्चन गए, फटाफट फटाफट पेपर खोला, क्वेश्चन देखा, सर हाँ मैं कर सकता हूँ, लिख के देखा, आंसर मैच किया, अगले दिन मेरे से पूछा, क्लोज। समझ गया मेरी बात, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे है ना आज ही डाउनलोड करके पटक लेना, मेरे वाले सिलेबस में कह रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ताकि मेरे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे मैं तुम्हें क्वेश्चन मार्क कराता जाऊंगा कि ये वाले क्वेश्चन इस पेपर का, ये क्वेश्चन इस पेपर का, ये करना है। आपको आंसर सजेस्टेड दिया हुआ ही होगा, और सजेस्टेड आंसर पे क्लिक करा, कोई कंफ्यूजन आया, सजेस्टेड आंसर देखा, काम खत्म। तो उसमें तुम्हारे को एमसीक्यू भी मिल गए जो आए हुए हैं, और तुम्हारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी मिल गए, केस भी मिल गया तुम्हारे, केस का प्रेजेंटेशन कैसा होगा सजेस्टेड आंसर में दे रखा है। समझ गए मेरी बात, तो तुम्हारी जितनी हेडेक है ना क्वेश्चन को लिखने की वो सारी खत्म हो जाएगी इनसे। तो तुम ये कर लो, ये बहुत है इतना। और फिर भी मान लो तुम्हारे को योग्य नहीं समझ तो और प्रैक्टिस करूंगा, हालांकि बचेगा नहीं टाइम तुम्हारे पास, तो फिर और नीचे आ जाना, 16 सिलेबस पकड़ लेना, टॉपिक तो वही है, लेकिन अमेंडमेंट आए, ये ध्यान रखना। तो रेलिवेंट टॉपिक यदि 16 वाले सिलेबस में दे रखा हो और अमेंडमेंट के साथ में यदि दे रखा है तो वो ले लेना, वरना तो तुम्हारे को यहाँ तक का तो ये तो करना ही करना है, ये ध्यान रखना, ये आज ही बोल रहा हूँ तुम्हारे को ये चीज। ठीक है, इतना कर लोगे ना, बहुत बहुत सफिशियंट है, इतना भी कर लोगे तो भी, मतलब तुम्हारे को ये नहीं कह रहा बहुत कुछ करना पड़ेगा तुम्हें इसमें, बहुत कुछ करोगे तो ही तुम्हारे को इसमें आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये इतना भी कर लोगे, सबसे पहले चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ लो ढंग से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद नंबर 2 पे आए, नंबर 2 पे आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर में सारे आपने देख लिए कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, केस लो है तो केस लो, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू, सारा कंप्लीट एक बार में हो गया। उसके बाद में फिर आपने आंसर देखा, आंसर आपने क्वेश्चन लिख के देखा, आ गया, संतुष्टि हो गई, चैप्टर क्लोज, अगले पे आओ। बस इसी तरीके से करना है तुम्हें लॉ के अंदर, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा में मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एंगल पे। क्लियर है फंडा। तो ये तुम्हें काम करना है, सजेस्टेड आंसर वो शायद तुम्हारे वो डलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, शायद मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और फिर तुम्हारे सजेस्टेड आंसर आ जाएगा निकल के, यहाँ कहीं से होता है वो सिस्टम, देख लेना एक बार, तुम निकाले होंगे ना सजेस्टेड आंसर तुम लोगों ने पहले, तो वो वैसे निकाल के एक बार देख लेना। तो मैं तुम्हारे कह रहा हूँ ये काम तो आज ही करके रख देना, क्योंकि देखो आगे टाइम नहीं मिलेगा, ये तुम भी जानते हो, समझ रहे हो ना। अभी जब पूरी क्लास चालू हो जाएगी, सारे पेपर चालू हो जाएंगे, तो मैं फिर वही इंटर वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए और प्रेशर ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो फाइनल है, तमीज़ से पढ़ना है, कोशिश करनी है इंटर की तरह एक वन शॉट में क्लियर करके गेम ओवर करें। ठीक है ना, तो इसलिए पहले ही प्रॉपर अपने तैयारी में रहना कि हाँ साहब हमारे को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलना है। क्लियर कहानी, कोई और इससे रिलेटेड कोई चीज़ कुछ पूछनी करनी हो तो बोलो अभी, बताओ। बोलो, अब मैंने तुम्हें सारा बता दिया, सिलेबस को लेके मैंने तुम्हारे को गाइड कर दिया, सिलेबस तुम्हारा क्या है, तुम्हारे सिलेबस में कंटेंट क्या क्या है, तुम्हारे सिलेबस में जो कंटेंट है वो कितने मार्क्स को कवर करेगा, तुम्हें क्या कवर करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसलिए अभी तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है किसी भी चीज़ को लेकर तो मेरे से पूछ लो, यहाँ सर इस चीज़ से रिलेटेड है क्वेश्चन है, बोलो, फिर बाद में तो फिर टॉपिक ही आने हैं कल से, तो इसलिए हम्म मेरे को इससे चीज़ पूछो ना यार, आर्टिकलशिप का मैं नहीं बता पाऊंगा, वो अक्षय सर बताएंगे। वो ना मेरे को पता तुम्हारी आर्टिकलशिप का सीएमए वाली का, ना मैं बता पाऊंगा, मेरे को उसका नॉलेज ही नहीं है, वो अक्षय सर बताएंगे आपको। आएगा क्यों नहीं आएगा यार, अब ये तो तुम देखो कि तुम ट्रेनिंग और इसका बैलेंस कैसे बिठाओगे, ये मैं नहीं बता, मैं वही तो, मैं नहीं तो इसको ही आंसर दे देता ना। मैंने इसको क्यों आंसर नहीं दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अक्षय सर एक्सपर्ट है उस काम में, वो अच्छे से गाइड करेंगे आपको, वो जो गाइड करें आप वैसा करो, क्योंकि वो पार्ट में डील करता ही नहीं, ना मेरे को नॉलेज उसका। तो इसीलिए मैं उस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा ट्रेनिंग पार्ट वाले का, चाहे वो 15 मंथ की हो चाहे वो जो भी है।
XYZ, क्योंकि मेरे को उसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ पे क्या होगा। वो एक्सपर्ट है क्योंकि वो कैंपस करवाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो उनको पूरा पता है कि वो ट्रेनिंग तुम्हारे वहाँ काम की है नहीं है, उसमें क्या सीखोगे नहीं सीखोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बेस्ट एक्सपर्ट है, मेरे से एक्सपर्ट है वो उस काम में। तो इसलिए आप प्लीज़ उनसे गाइडेंस ले लें। शायद उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, है ना? हाँ। तो आप कल जब भी आवें या जब भी आपकी कभी बात हो उनसे आउटसाइड द क्लास या इन द क्लास, आप एक बार आप उनसे गाइडेंस ले लें कि सर एक बार आप हमारे को सजेस्ट करो क्या करना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप अपना डायरेक्शन तय कर लेना। क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं उसका गाइडेंस दे सकता हूँ। पास कैसे करना है वहां तक गाइडेंस दे सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद तो फिर जो करना है वो तुम्हें करना है, तुम्हारे एंड पे। ठीक है? तो अपने यार दोस्तों मित्रों को कह दो कल से फॉर्मली अपन शुरू करेंगे पहला चैप्टर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग का। तो वो ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर वो 2-5 दिन 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, फिर वो चैप्टर बहुत आगे निकल चुका होगा। और चूंकि इसमें छोटी छोटी यूनिट हैं तो चैप्टर भी गए जल्दी, नहीं नहीं कंप्लीट जल्दी हो जाएगा इसमें। तो वो आप सोचो मैं तो 5 दिन बाद आऊँगा, मैं होली बाद आऊँगा, जब तक तो पता लगेगा मेरी 3 यूनिटें कंप्लीट हो गई। तो ये सिलेबस दिखने में ही इतना लंबा है, ये ऐसे ही हूँ, पढ़ने में बहुत छोटा सिलेबस है। पूरा की मैं नहीं बता सकता। मेरा वाला पार्ट की यदि बात करते हो तो देखो तुम लगभग लगभग मान के चलो 1.5 महीना लगभग लगेगा। 1.5 से 2.25 महीना बस। 1.5 से 2.25 महीना। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप, इतना लंबा नहीं है मेरा पार्ट। वापस सुन लो, कंफ्यूजन में मत रहो, वापस सुन लो, कंफ्यूजन में मत रहो, वापस सुन लो। सुन लो सुन लो सुन लो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बताता हूँ। क्योंकि अभी जो अपने को फिलहाल फोकस्ड करना है ना, वो इसको करना है और एक ये चैप्टर करना है। तो मैं ये 3 नंबर से लेकर 11 नंबर तक का जो मटेरियल है ना, ज्यादा ज्यादा खींच खुचा के 2 महीना मान लो। हाँ आराम से, खूब आराम से, खूब आराम से 4 महीने का ही है बस, ये इससे ज्यादा का नहीं है। 4 महीना मतलब मोटा माटी 150 लेक्चर खींच के, इससे ज्यादा का नहीं है ये। समझ गए आप मेरी बात? अब वो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी बैच की कैचिंग पावर कितनी है, टीचर उस हिसाब से चलता है। बैच की कैचिंग पावर अच्छी है तो टीचर की स्पीड रहेगी, बैच की कैचिंग पावर डल है तो स्पीड भी कमी रहेगी, भगा नहीं सकते ना फिर। इसलिए पर हाँ ये है, तुम इसको ये मान के मत पढ़ना हमारा एग्जाम तो अभी साल भर बाद में है। ये साल भर 15 महीने कैसे निकलेंगे ना, चुटकी बजाते निकल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है ना, मल्टीपल सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, मल्टीपल सब्जेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? और फिर वही होगा जो इंटर में हुआ, टाइम नहीं मिलेगा लास्ट में, फिर भागोगे दौड़ोगे। तो वो बेवकूफ़ी करने से बेटर है कि अपन प्री प्लान से चलें, कि जो पेपर अपने स्टार्ट हो चुके हैं अपन रिदम में पढ़ना चालू कर दें उसको। जैसे अपन कल से, मैं मेरे मेरे सब्जेक्ट को मैं फॉर्मली कल चालू कर दूंगा, तो आपको भी उसको पैरेलल चालू कर देना है। कल नहीं करो, 4 दिन बाद कर दो, 5 दिन बाद कर दो, लेकिन जिस दिन चालू करो फिर वो चालू हो गया। जब तक चालू नहीं कर रहा सर मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कि मैं जून बाद करूंगा चालू, ये नहीं। 2-5-10 दिन बाद कर दो बस चालू फिर उसको, क्योंकि नहीं तो पता लगे मैं तो बहुत आगे चला गया, एक ही चैप्टर बचा है मेरे सिलेबस में, तो तुम कह रहे हो मैं अब पढ़ना चालू करूंगा, फिर तो पूछूंगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर कौन सा, तो बोले पता नहीं। बोले बैंकिंग रेगुलेशन का प्रोविजन क्या था, बोले पता नहीं, लेक्चर देखना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा टाइम सारा खराब हो गया ना। तो इसलिए उसको नहीं करना। बल्कि तुम्हारे पास में तो अच्छा खासा रिवीजन का स्कोप बच रहा है लास्ट में, तो तुम प्रॉपर चीजें पढ़ के सेल्फ रिवाइज करके क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना के एकदम ऐसे फुल तैयारी के साथ में बैठो एग्जाम में, कि यार 1 शॉट में निकलेगा ये अपना बढ़िया नंबर के साथ, और आराम से निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलो ना तो। वरना तुम रायते फैलाओगे तो देखो कुछ नहीं होगा, फिर तो सारा गेम बिगड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर तो। इसलिए मैं तो तुमको यही कहूंगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, और तुम्हारा बैच बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चालू हो रहा है। इसलिए उस टाइम का, उस प्लान का पूरा सदुपयोग करो। समझ गए मेरी बात? डन? चलो।